नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी रचना के पाठ्यक्रम में संकलित कहानी समय इसकी चर्चा करेंगे। इस व्याख्यानमाला का यह तीसरा भाग है। आज हम समय कहानी के उद्देश्य और इसकी शैली पर बात करेंगे। किसी रचना को लिखने से पहले जो रचनाकार है उसके मन में कोई ना कोई प्रेरणा या कोई उद्देश्य काम करता है, जिसके वशीभूत होकर वह रचना जन्म लेती है। चाहे वो कविता हो, उपन्यास हो, कहानी हो, कोई ना कोई उसके पीछे उद्देश्य रहता है। समय कहानी की हम पिछले 2 व्याख्यानों में चर्चा कर चुके हैं, जो कि मूलतः एक रिटायर हो चुके, सेवानिवृत्त हो चुके व्यक्ति के द्वारा समय को स्वीकार लेने पर आधारित है, परिस्थितियों को स्वीकार लेने पर आधारित है। तो इसके पीछे उद्देश्य यही है लेखक का कि हम कितना भी चाहें लेकिन समय को या परिवर्तन को रोक नहीं सकते हैं। वो अवश्यंभावी है। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। चाहे वो आपकी उम्र हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, आपकी उन्नति हो, हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर पापा जी जो पात्र हैं, उनके माध्यम से लेखक यही दिखाना चाहते हैं कि जैसी भी परिस्थिति आ रही है, जो भी समय आ रहा है, उसको उसी रूप में हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती उसको बदलने की कोशिश करें। जो वस्तु स्थिति है उसको बदलने की कोशिश करें। हाँ, आप अपने अंदर ऊर्जा रख सकते हैं, अपनी दिनचर्या नियमित रख सकते हैं। जैसा कि पापा जी रिटायर होने से पहले ही इस कहानी में सोचते हैं कि केवल काम से ही तो एक मुक्ति है, इसके अतिरिक्त तो हम चाहें तो काम कुछ कर सकते हैं, रचनात्मक लोगों से मिलजुल सकते हैं। और बहुत अच्छे से वो सेवानिवृत्ति के बाद भी सप्ताह में एक बार अपने सभी मित्रों से मिलने जुलने जाते हैं। जिंदा दिल इंसान है, अच्छी तरह से जीवन बिता रहे हैं। किताब लिखते हैं तो उसमें अपना सुबह शाम बाकी का समय घूमने के अतिरिक्त जो बचता है उस समय को उसमें व्यतीत करते हैं। एक सुव्यवस्थित जीवन वो जी रहे हैं। उदासी भरा या बोझ की तरह वो जीवन नहीं जी रहे हैं। तो ये ठीक है कि आप उसको किसी भी चीज़ को अच्छी भावना से या अच्छे रूप में सुंदर तरीके से जीवन को जिएं। लेकिन जो कि ऐसा वो चाह रहे हैं कि हम बिना छड़ी के सहारे के, और जैसे हम नौजवान थे वैसे घूमते थे अपनी पत्नी के साथ में, वैसे ही आज भी घूमें, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उनकी पत्नी जो है वो अपने घुटनों के दर्द से लाचार हैं, अस्वस्थ रहती हैं, तो साथ में जा नहीं सकती हैं। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि राशन और घर का बाकी सामान आज भी वही लाती हैं। ये भी एक लेखक का संकेत है कि वो घूमने नहीं जा सकती हैं, यानी अपने जो आनंद के क्षण है या अपने लिए जो समय है वो उनको संभव नहीं लगता है। उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम घूमने जाएं, घुटने में दर्द है, इतनी परेशानी है और क्या जाएं टहलने। लेकिन जो घर के सामान है, राशन वगैरह, वो आज भी राशन वगैरह लेखक कह रहे हैं कि आज भी अम्मी ही लाती हैं। पिताजी तो बस केवल छोटी मोटी चीज़ें ले आते हैं। तो ये परिस्थितियां बदल गई हैं, पत्नी नहीं जा सकती हैं। इसके बाद जो बच्चे हैं जो कि हमेशा जाते रहते थे, बाल्यावस्था से लेकर और किशोरावस्था आने तक, यानी कुछ समय पहले तक वो साथ जाने में आनंद का अनुभव करते थे, क्योंकि बाहर उनके पापा जी ले जाकर उनको चॉकलेट, टॉफ़ी, कुछ ना कुछ खिलौने दिलवा देते थे। वो नहीं चाहते थे कि बच्चे तमाशा करें बाज़ार में, रोना धोना मचाएं। तो एक बार कहने पर ही वो कोई भी चीज़ खरीद देते थे। तो समय के साथ इसमें भी परिवर्तन आया और अब बच्चे उतना लालायित नहीं रहते हैं पापा जी के साथ जाने के लिए बाज़ार। लेकिन अब पापा जी लालायित रहते हैं कि बच्चे मेरे साथ जाएं। इसके 2 कारण लेखक ने गिनाए हैं। पहला तो ये है
कि उनको युवाओं की संगति अच्छी लगती है और अपने स्वस्थ और सुडौल अच्छे जो काबिल बच्चे हैं उनका एक तरह से वो प्रदर्शन करते हुए चलते हैं बाज़ार में कि हाँ, उनको गर्व होता है कि मेरे इतने अच्छी संतान है मेरी। दूसरा ये है कि वो कमज़ोर हो चुके हैं, आँखों से लाचार हैं, कुछ कम दिखता है और ज़्यादा रोशनी हो तभी भी उनको परेशानी होती है और कम रोशनी हो तभी भी। तो इसके लिए भी वो साथ में किसी न किसी को लेकर जाते हैं। यहाँ पर उनको ठेस लगती है, जहाँ मन में तो बच्चे थोड़ा सा झिझक अनुभव कर रहे थे, बड़े होने के बाद वो अपनी, क्योंकि जैसा कि लेखक ने खुद ही बताया कि मैं एक पत्रिका में यात्रा वृत्तांत पढ़ रहा था, तो अपनी अपनी रुचियाँ सभी बच्चों की हो गई, अपने अपने क्षेत्र हो गए, तो उसमें वो व्यस्त रहने लगे। लेकिन जब तक कि एकदम से स्पष्ट स्थिति नहीं हुई, एकदम से सामने पापा जी के नहीं आया, जो मंटू ने कहा कि बूढ़े लोगों के साथ कौन बोर होने जाए, तब तक वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं पाए। लेकिन जब मंटू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, हालांकि मंटू ने आवाज़ दबा कर कहा था, लेकिन फिर भी पापा जी ने सुन लिया और तब उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया। और वहीं पर ये चरम सीमा है इस कहानी की, और छड़ी मांगते हैं अपनी पत्नी से और उसको टेक कर चलने लगते हैं, जो कि आज तक कभी वो टेक कर छड़ी को नहीं चले थे। अगर हाथ में लेते भी थे जानवरों वगैरह या किसी चीज़ से मतलब भगाने के लिए हाथ में छड़ी रहेगी तो अच्छा रहेगा, तो वो केवल ऐसे हाथ में लेकर घुमाते हुए जाते थे, उसको टेक कर नहीं चलते थे। तो ये इस कहानी का उद्देश्य है लेखक का कि जो भी जैसी भी स्थिति आती है उसको हमें स्वीकार करना है और उसी में अच्छे से अच्छा हमको चुनना है, बेहतर उसको बनाना है। शैली की बात करें तो ये कहानी मैं शैली में लिखी गई है और इसमें जगह जगह पर मनोविश्लेषणात्मक वर्णन भी हमको मिलता है। जैसे बच्चों का, जहाँ पे वो हुबिया के साथ मम्मी जी भेज देती हैं कि जाओ साग सब्जी लेकर आओ उन बच्चों को बहलाने के लिए, क्योंकि इनको बाज़ार जाना है पापा जी के साथ। तो वो जो मंटू है उसके दिमाग में आता है कि नहीं, मम्मी पापा कहीं जा रहे होंगे। बच्चे इस भाव को पकड़ लेते हैं, जब उनको कुछ इधर उधर किया जाए तो पकड़ लेते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। तो इस बच्चों के मनोविज्ञान को यहाँ पर बहुत अच्छे से लेखक ने समझा है। और वो सैंडल की कील चुभने के बहाने वापस आ जाती है और माँ से के कमर से लिपट कर रोने लगती है। बोलती है कि कभी कभी तो बच्चों को भी ले जाना चाहिए। इससे कहीं कहीं वर्णन भी वर्णात्मक इसमें है, ये कहानी है वर्णात्मक वर्णन अधिक आए हैं, कहीं कहीं संवाद भी आए हैं छोटे मोटे, जहाँ आवश्यकता है छोटे छोटे संवाद हैं। और जो एक सेवानिवृत्त होते व्यक्ति का जो मनोविज्ञान है उसको भी बड़े अच्छे से लेखक ने पकड़ा है। जिसके मन में आशंका रहती है कल को लेकर कि कल क्या होगा, भविष्य को लेकर अनिश्चितता रहती है मन में, एक भय सा लगता है। तो इस सारी चीज़ों को बड़ी बड़े अच्छे तरीके से यशपाल जी ने इस कहानी में उतारा है। इस कहानी की चर्चा अब यहाँ पर ये आखिरी कड़ी थी, यहाँ पर समाप्त होती है। अगले भाग में हम किसी अन्य विषय के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।